एक घंटे के अंदर अंदर 7वीं दफा उसको मोबाइल बजा तो तंग आकर उसने मोबाइल ही स्विच ऑफ कर डाला था। किसकी बार बार कॉल आ रही थी। तुम्हें कुछ परेशान भी लग रहे हो। कामरान ने जांचती हुई नजरों से उसे देखा। अजलान शाह ने बेजारी से बालों में हाथ फेर कर अपना गुस्सा कंट्रोल किया था। डैड की कॉल है, 3 साल बाद वापस आया हूँ मैं, लेकिन आज भी वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। उसके लहजे से तल्खी झलक रही थी। पास से गुजरते हुए वेटर ने ड्रिंक का गिलास उसके सामने किया तो उसने गिलास उठा लिया। कामरान ने तासुब से उसे देखा। तुम अपने घर भी नहीं गए? 3 साल बाद आज यूके से वापस आया हूँ और आते ही तो मेरी शादी में शिरकत करने के लिए आ गए। तुम्हें अपने डैड से मिलने तो जाना चाहिए था। तुम्हारी माँ भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। कामरान जानता था ये सारी बातें उसे कहना फजूल है, और वही हुआ। अजलान काज़मी के चेहरे पर सूखी बिखर गई थी। वो एक झटके से अपनी जगह से उठा। अगर तुमने वही सारी बातें करनी है तो मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से चला जाऊंगा। वो बमुश्किल खुद पर जब्त कर रहा था। उसकी ग्रे आंखों में नफरत झलक रही थी, किसी अनजान वजूद के लिए नफरत। कामरान ने अफसोस से अपने वजीहा दोस्त को देखा। 6 फुट से निकलता का ब्लैक कलर के नफीस से डिनर सूट में मलबूस वो बेहद पुरकशिश लग रहा था। इतना कि शादी में मौजूद हर लड़की एक बार तो जरूर उसको मुड़कर देखती थी, मगर वो था कि हर चेहरे हर वजूद से लाताल्लुक था। दुल्हन की गाड़ी बाहर हाल में आ चुकी थी। कामरान ने जिल्लत में अपना गिलास टेबल पर रखा। वो दूल्हा था, उसे बाहर मौजूद होना ही था। अजलान काज़मी ने जेब से मोबाइल निकाल कर स्विच ऑन किया। उसे एक ज़रूरी कॉल आई थी। वो ज़्यादा देर फ़ोन स्विच ऑफ रख भी नहीं सकता था, लेकिन फ़ोन ऑन करते ही एक दफ़ा फिर डैड की कॉल उसके नंबर पर आने लगी थी। झंझलाकर उसने मोबाइल वापस टेबल पर पटका। आखिर डैड को बताया किसने कि मैं वापस आ गया हूँ? तब भेंचकर उसने टेबल पर मुक्का मारा। आसपास मौजूद कई अफराद उसकी तरफ देखने लगे थे। अजलान काज़मी ने अपनी बेजारी छुपाने के लिए रुख मोड़ लिया। मरकजी दरवाजे से कामरान अपनी दुल्हन को लेकर अंदर जा रहा था। उसके पीछे पीछे दुल्हन के रिश्तेदार भी थे। अजलान काज़मी चंद लम्हे तक उन्हें देखता रहा और फिर एकदम झटका। वे इख्तियारी उसके हाथ में पकड़ा हुआ जूस का गिलास छलक गया था। दुल्हन के सुर्ख रंग के जोड़े के ऐन पीछे उसे स्याह रंग की साड़ी की एक झलक दिखाई दी, और जिस लड़की ने वो साड़ी पहन रखी थी वो हुस्न का कोई मजमुआ थी। दराजकद नाजुक सी जिसामत वाली वो लड़की, जिसने ब्लैक बिल्कुल सादा साड़ी पहन रखी थी, फुल स्लीव्स और फुल ब्लाउज के साथ, उसके जिस्म का एक इंच भी दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उसके बावजूद वो बेहद हसीन लग रही थी। सहज सहज कर बारीक हील पर कदम उठाती वो एक हाथ से अपने डार्क कलर्स किए हुए बालों को पीछे धकेल रही थी। अजलान काज़मी बेख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। लड़की के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी, ना ही वो इस शोर शराबे से कोई खास खुशी दिखाई दे रही थी। कामरान दुल्हन के लिए स्टेज की तरफ बढ़ गया तो बाकी तमाम रिश्तेदार भी हंसते मुस्कुराते एक दूसरे से मिलने लगे थे। सिर्फ वही थी जो हर किसी से कतरा रही थी। दाईं तरफ को लगे टेबल्स पर जा बैठी। अजलान काज़मी की निगाहों ने बेख्तियार उसका जायजा लिया। वो बार बार अपने कंधों को हल्का सा दबाती थी, जैसे शदीद थक चुकी हो। वो कोई आम मर्द होता तो 100 दफा सोचता, बात करता, लड़की से उसका नंबर लेता या कोई और बात दिलाता, मगर वो अजलान काज़मी था। आज तक कोई लड़की उसे भाई ही नहीं थी, और अब जब भाई थी तो उसने देर नहीं की। जूस का गिलास टेबल पर रखते हुए वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो लड़की की टेबल की सिमट जाता, किसी ने उसे पुकारा था। वह झुंझलाकर पलटा, मगर पलटते ही उसे अपने चेहरे के तासुरात दुरुस्त करने पड़े। उसके सामने शहर का जाना माना बिजनेस टाइकून दिलावर जावेद खड़ा था। अरे अजलान साहब, आप कब यूके से वापस आए? बड़ी धूम है आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स की। आपको तो अपनी रिसर्च फर्म बना लेनी चाहिए, जितना आपका एक्सपीरियंस है। दिलावर जावेद ने बड़े तौर से उसके साथ हाथ मिलाया। अजलान बमुश्किल मुस्कुराया। उसे अपनी तारीफ सुनना कुछ खास पसंद नहीं था। जी इंशाअल्लाह ज़रूर। अभी तो यूके से वापस आया हूँ, इस बारे में प्लान करूँगा। अजलान ने मुड़कर एक नज़र लड़की पर डाली। वो अभी तक अपनी टेबल पर थी। उसे बेचैनी सी हुई, कहीं वो उठकर चली न जाए, लेकिन दिलावर जावेद ने उसे जाने नहीं दिया। मजीद कोई नई बात छेड़ दी थी। वो अजलान काज़मी से मुतासिर नजर आ रहा था।
यूं भी यूके होने के बावजूद पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी में अजलान काफी फेमस था। वो अक्सर रिसर्च प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनता रहता था और आए रोज ये खबरात उसकी तारीफ में कॉलम शाया करते थे। वो कोई अनजान चेहरा नहीं था। अरे आप रुके, मुझे आपको किसी से मिलवाना है। दिलावर जावेद ने उससे बैठने का इशारा किया। अजलान कादमी ने झुंझलाहट भरे अंदाज में मुड़कर देखा। लड़की अब अपनी कुर्सी से उठ रही थी। उसे दिलावर जावेद पर गुस्सा आया, मगर वो लड़की कहीं और नहीं गई, वो उन्हीं की सिमत आ रही थी। अदनान कादमी की धड़कनें बेख्तियार तेज हुई। जेब में रखा हुआ उसका फोन एक दफा फिर बज रहा था। मोबाइल निकाला तो उसे डैड के नंबर से एक मैसेज रिसीव हुआ था। तो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे अरजलान, घर वापस क्यों नहीं आना चाहते? उन्होंने मुख्तसर सा सवाल पूछा था। अजलान ने अपना सर झटका। आपकी उसी गंवार और पेंडू भांजी की वजह से, जिसे आपने मेरे साथ बांध रखा है। जब तक आप मुझे तलाक की इजाज़त नहीं देंगे, मैं घर नहीं आऊँगा। जैसे ही मैंने घर में कदम रखा, डाइवोर्स पेपर मैं अपने साथ लाऊंगा, इस पर साइन कर दूंगा। बस यही सूरत है मेरी वापसी की। अगर कबूल है तो हाँ कहिए, मैं आज रात ही वापस आ जाऊंगा। मैसेज मुकम्मल करके उसने भेज दिया। मोबाइल टेबल पर रखते उसने सर उठाया। एक मशहूर कुन खुशबू उसे आकर टकराई थी। वो शहज़ादा सा होने लगा। सियाह साड़ी में लिपटी हुई वो नाजुक सी लड़की उनके सामने आ खड़ी हो गई थी। इनसे मिलिए अजलान कादमी, इस लड़की में मेरी जान है। मेरा बहुत खास रिश्ता है इसके साथ। दिलावर जावेद ने इंतहाई मोहब्बत से उसके गिर्द अपना बाजू फैलाया। अजलान कादमी का दिमाग भग से उड़ा। लड़की के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। उसने सलाम करने की भी कोई कोशिश नहीं की थी। अपनी लंबी पलकों को झुकाकर उसने बस हल्का सा सर कम कर दिया। अजलान के सामने पड़ा मोबाइल एक दफा फिर रोशन हुआ। उसने सुन पड़ते असाब के साथ एक नज़र मोबाइल पर डाली। डैड का मैसेज रिसीव हुआ था और साथ ही एक तस्वीर भी थी। ठीक है, तुम तलाक दे दो। वैसे भी आबरू वापस हवेली जा चुकी है। ये तुम्हारी वो बीवी है जिसे तुम तलाक देने की बात कर रहे हो। डिवोर्स पेपर लेते आना, मुझे कोई एतराज़ नहीं। किसी शहरज़दा इंसान की तरह अजलान कादमी ने तस्वीर खोली। कोई पहाड़ सा था जो उसके वजूद पर टूटा था। सादा सी शलवार कमीज में मलबूस डार्क ब्राउन बालों वाली मुस्कुराती हुई वो लड़की कोई और नहीं थी, बल्कि वही थी जो उसके सामने खड़ी थी। अजलान कादमी ने बेचैनी से सर उठाया। दोनों लड़कियों में कोई फर्क नहीं था। वही चेहरा, वही आंखें, वही वजूद। उसने बेयकीनी से तस्वीर को जूम किया। क्या हो गया अजलान साहब, आपको परेशानी का शिकार लगते हैं? दिलावर जावेद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। फोन बेख्तियार अजलान के हाथ से छूटकर नीचे गिरा। उसने बेयकीनी से सामने खड़ी लड़की को देखा जो उसकी बीवी थी। इनका क्या नाम है? ससुराते हुए उसके लबों से बस इतना ही निकला था और जावेद हल्का सा मुस्कुराया। उसका हुस्न हर किसी को ऐसा ही कर देता है। वैसे ही उसका नाम अबरू है, अबरू अली शाह। दिलावर जावेद, उसने अजलान कादमी के कानों में सूर फूंक दिया था। उसने एक दफा फिर अबरू के कंधे पर अपना हाथ फैलाकर उसे खुद से करीब किया। वो जैसे जिब्रन मुस्कुराई थी। अजलान के अंदर नाके से कुछ टूटा। वो खुद को रोक नहीं पाया था। पूरी कुव्वत से उसने दिलावर जावेद को पीछे धकेला। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? वो हलक के बल दहाड़ा था। हाल में यकदम सन्नाटा छा गया। उसकी आवाज पर हर कोई उसे मुड़कर देखने लगा था। दिलावर जावेद लड़खड़ाकर दो कदम पीछे हटा। उसके चेहरे पर सूखी फैल गई थी। ये क्या तमाशा है? कैसी बीवी? कौन सी बीवी? अबरू, ये शख्स क्या कह रहा है? दिलावर को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ था। उसने एक झटके से अबरू का रुख अपनी जानिब मोड़ा, मगर अजलान की बर्दाश्त गोया जवाब दे रही थी। उसने अबरू को बाजू से पकड़कर अपनी सिमत घसीटा। हाथ मत लगाओ मेरी बीवी को, मैं पहले ही कह चुका हूँ, वो घुराकर बोला था। सियाह साड़ी वाली वो लड़की बिल्कुल किसी पत्थर के मुजस्मे की तरह साकित थी। अजलान को उसका लफ्ज महसूस हुआ। वो उसकी सिमत पलटा, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहता, उस लड़की ने नाटेदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा था। सारे हाल पर यकदम खामोशी छा गई। लोग मुड़ मुड़ कर अब ये तमाशा देखने लगे थे कि शख्स से अब मुझे हाथ लगा रहे हैं। दूर हटे मुझसे, आखिर हैं कौन आप? अबरू ने एक झटके से अपना बाजू उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया। उसकी बड़ी बड़ी सुनहरी आंखों में आंसू चमक उठे थे। वह बेख्तियार अपने बाजू को मसल रही थी, जैसे उसे अजलान कादमी के लफ्ज से तकलीफ पहुंची हो। तुम मेरी बीवी हो अबरू, निकाह हुआ था हमारा 3 साल पहले। मैं अजलान हूँ, अजलान कादमी, क्या भूल गई हो?
अजलान तेजी से उसके सामने खड़ा हुआ था। वो कदमें उससे जरा सा छोटी थी। अजलान की बात पर उसने साकित वजूद में जैसे ही दरार सी उभर रही थी, वो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हटी। मैं किसी अजलान का आदमी को नहीं जानती। दूर हट जाओ मुझसे और आइंदा कभी मेरे पास मत आना, लड़खड़ाते लहजे में कहती। वो जरा सा पीछे हटी थी। शायद उसका लंबा पल्लू हील के नीचे आया। वो हल्का से लड़खड़ाई। अजलान का आदमी बेख्तियार आगे बढ़ा था, मगर इससे पहले कि वो उसे संभालता, दिलावर जावेद ने आगे बढ़कर अबरू को सहारा दे दिया था। चलें यहाँ से प्लीज, मैं एक और लम्हा भी यहाँ नहीं रह सकती। उसकी भीगी हुई आवाज अजलान की सुमातों से टकराई। दिलावर को वहां से जाने का कह रही थी। अजलान के दिल पर गोया किसी ने पाँव रख दिया। आखिर ये सब क्या चल रहा है? ये मेरी बीवी है, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? वो एक दफा फिर दहाड़ा। दिलावर जावेद ने मुड़कर एक मलामती निगाह उस पर डाली। आसपास लोगों का पूरा मजमा जमा हो चुका था। अजलान ने अपनी दोनों मुट्ठियां भींचकर खुद को कुछ कहने से रोका। ये उसके दोस्त की शादी थी। वो अपने दोस्त की शादी को बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो पहले ही काफी तमाचा खड़ा कर चुका था। एक झटके से अपना मोबाइल टेबल से उठाते वो पलटा, मगर साड़ी वाली लड़की गुम हो चुकी थी। दिलावर उसे लेकर जा चुका था। लोग तितर बितर होने लगे। तमाशा खत्म हो चुका था। बेयकीनी से अजलान का आदमी ने मोबाइल पर नजर आती स्क्रीन को जूम किया। वही चेहरा, वही आंखें, वही गाल पर पड़ता डिम्पल, वही लड़की थी। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने उस वक्त उस लड़की की तस्वीर क्यों नहीं देखी थी? सिर्फ निकाहनामे पर दस्तखत क्यों कर दिए? वो शरीर पछतावे की जद में था, मगर उसके सामने हजारों सवालात उठ खड़े हुए थे। अगर वो उसकी बीवी थी तो दिलावर के साथ क्यों थी? क्या रिश्ता था उसका और दिलावर का? एक निकाह के होते हुए वो दूसरा निकाह तो नहीं कर सकती थी। और जितना उसे जानता था, वो गांव में रहने वाली एक गंवार पेंडू लड़की थी। अजलान का आदमी ने बेबसी से अपने लब खींचे। वो फोन कॉल याद आई जो निकाह का सुनते ही उसने उस लड़की को किया था। अफरू अली शाह को वो मजीद वहां रोक नहीं सका। मोबाइल उठाते ही वो तेजी से हाल से बाहर निकल आया। उसका रुख अपने घर की जानिब था। 3 सालों बाद अजलान का आदमी अपने घर दाखिल हुआ तो जुमान का आदमी उसे देखकर शर्मिंदा रह गए। नमाज पढ़ती हुई जुबैदा बेगम सलाम तक न फेर सकी। ऐसी भी क्या नाराजगी है तुम्हें अजलान? अगर तुम इस रिश्ते से कुछ नहीं तो तलाक दे दो, लेकिन हम लोगों से अपना रिश्ता तो मत तोड़ो। जुमान का आदमी की आवाज आंसू में भीग गई थी। अपने इकलौते और जवान बेटे के सामने आज उन्होंने हथियार डाल दिए थे। अजलान का आदमी ने बेबसी से अपने माथे को मसला। ये जो तस्वीर आपने मुझे भेजी है, क्या ये वाकई वही लड़की है जिसके साथ मेरा निकाह हुआ है? उसने मोबाइल टेबल पर खिसकाया। जुमान का आदमी के चेहरे पर उलझन फैल गई। तो फिर भला मैं तुम्हें किसी और की तस्वीर क्यों भेजूंगा? ये तस्वीर भी मैंने सिर्फ इसलिए भेजी कि तुम शायद अपना इरादा बदल लो, लेकिन फिक्र मत करो, हमें कोई एतराज नहीं। उनका जुमला अधूरा ही रह गया। अजलान का आदमी निढाल से अंदाज में उनके सामने सोफे पर बैठ गया था। डैड, मैं आज ही इस लड़की से मिला हूँ, लेकिन एक बिल्कुल डिफरेंट वे में। वो किसी बिजनेस टाइकून के साथ ही उस वक्त से मेरा फोन खोल रहा है। वो मेरे निकाह में है और कैसे किसी और मर्द के साथ। उसने शिद्दत गज़ब से अपनी मुट्ठियां भींच ली। सुनहरी आंखों में सुर्खी झलकने लगी थी। डैड ने हैरत से आगे बढ़कर मोबाइल उठा लिया। ऐसा कैसे मुमकिन है? अबरू इस वक्त अपनी हवेली में ही मौजूद है। वो यहाँ शहर आती तो मुझे पता ही होता। मेरी बहन की बेटी है वो हैरान। उन्होंने जेब से फोन निकालकर कॉल मिलाई। चंद लम्हे वो किसी से बात करते रहे। देखा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। आबरू अपनी हवेली में ही मौजूद है, तुम तो वहां जाकर उससे एक दफा मिल लो। इसके अंदाज में उम्मीद की झलक उठी थी। बंद मुट्ठी को लबों से जमाए वो चंद लम्हे उन्हें देखता रहा। जुबैदा बेगम उनके आने पर खुशी से निहाल हो रही थी, मगर अजलान फिलहाल यहाँ रुकना नहीं चाहता था। जो सवालात उसके अंदर उठ रहे थे, उसे उनके जवाब चाहिए थे। उसने आराम करने की जहमत भी नहीं की। सिर्फ अपने कपड़े बदले, सफेद रंग का सलवार कमीज पहना और उनके कदमों का आदमी पहले से बाहर निकल गया। उसका रुख उसी कच्ची पक्की सड़कों वाले गांव की तरफ था, जिसकी मिट्टी से उसे वहशत होती थी, जहां जुड़े हर रिश्ते से उसका दिल घबराता था, क्योंकि वो जदीद दुनिया को पसंद करने वाला एक एलिट क्लास मर्द था। उसे याद था 3 साल पहले उसका यूके का वीजा कन्फर्म हो गया था, तो वो कितना ज्यादा खुश था। पूरे खानदान में उसने जहानत और वजाहत के चर्चे थे, मगर वो किसी को घर तक नहीं डालता था। पहले स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का बहाना बनाकर वो हमेशा ही खानदान की बाहर तकरीब में जाने से कतराता था। मगर उस रोज जब वो अपना बैग पैक कर रहा था, जुबैदा बेगम ने गोया उसके सर पर बम फोड़ा। आज शाम को तुम्हारा निकाह है अजलान, तुम्हारी फूफो की बेटी के साथ।
अम्मा की आवाज पूछी हुई थी। वो गोया करंट खाकर पलटा। मतलब निकाह? आज रात को मेरी फ्लाइट है अम्मा जान। आप फ्लाइट और निकाह को एक दूसरे के साथ कंफ्यूज तो नहीं कर गई? अपनी माँ की सादगी पर हैरत हुई थी। जब भी मुस्कुराए हुए उसने अपनी आखिरी शर्ट तय करके सूटकेस में रखी। जुबैदा बेगम ने गहरी सांस। फ्लाइट से पहले ही तुम्हारा निकाह है। तुम्हारे बाबा जान का हुक्म है कि तुम्हारा निकाह करके तुम्हें यूके भेजा जाएगा, वरना तुम बाहर जाकर वापस नहीं आओगे। यूं भी उन्होंने अपनी बहन को जुबान दी हुई है। कई सालों से अजलान का आदमी का दिमाग भग से उड़ा। उसने एक झटके से मुड़कर माँ को देखा। उनका रंजीदा चेहरा बता रहा था वो झूठ नहीं कह रही है। वो तेजी से सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे आया जहाँ जमान का आदमी वाकई फोन पर रिश्तेदारों को मधु कर रहे थे। ये क्या मजाक है डैड? कैसा निकाह और किसके साथ? कौन है वो लड़की जिसे आपने मेरे लिए शरीके सफर के लिए पसंद किया है? मैं फिलहाल ऐसा कोई तमाशा नहीं चाहता। वो सख्त गुस्से में था। जमान का आदमी ने एक अचनती हुई निगाह उसमें अपने खूबरू बेटे पर डाली, जिसकी आवाज मुंतस फितरत उन्हें अक्सर डरा दिया करती थी। निकाह तो यही करके जाना ही होगा अजलान, वरना तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मेरी बेवा बहन सालों से अपने ससुराल वालों का जुल्म सितम बर्दाश्त कर रही है। मैंने उसे जुबान दी है कि उसकी बेटी को अपनी बहू बनाऊंगा, और अब वक्त आ गया है। वो लोग बस यहाँ पहुंचने ही वाले हैं। अदलान कादमी का सारा खून सिमटकर उसके सर में जमा हो गया। उसने दो टोक इनकार कर दिया था, मगर उसके इनकार के जवाब में जमान कादमी ने वादे तौर पर उसे रिश्ता खत्म करने की धमकी दी थी। उनकी इज्जत बढ़ती हुई रंगत को देखकर अदलान कादमी को किसी खतरे का एहसास हुआ था, और अरसद रात से दिल के मरीज थे। जानता था कि अगर जरा भी बात उनकी मर्जी के खिलाफ हुई तो उन्हें दिल का दौरा पड़ जाएगा। उसे अबरू नामी उस लड़की से शदीद नफरत महसूस हुई थी, जिस पर होने वाले जुल्म सितम की वजह से उसे ये निकाह करना पड़ रहा था। ठीक है, मैं कर लूंगा निकाह, लब भेजकर उसने बेतासुर अंदाज में कहा। घर में का दुका मेहमान जमा हो चुके थे। वो किसी की भी शक्ल देखे बगैर वापस अपने कमरे में चला आया। उसका फोन खोल रहा था। चंद घंटों बाद उसकी फ्लाइट थी। वो उसका ख्वाब पूरा होने जा रहा था, जिसका उसने हमेशा से ख्वाब देखा था। वो बिजनेस की डिग्री मुकम्मल कर चुका था, सिर्फ एक स्पेशल कोर्स के लिए यूके जा रहा था। लेकिन अब सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। जुबैदा बेगम ने कमरे में आकर उसे मौलवी के आने की इत्तला दी, तो वो सपाट अंदाज में कदम उठाता नीचे चला आया। सामने सोफे पर सुर्ख रंग की गठड़ी बनी उस लड़की को देखकर उसे शदीद नफरत महसूस हुई। उसने लंबा सा घूंघट निकाल कर रखा था। सुर्ख रंग के भड़कते हुए कामदार लिबास में वो क्या थी, कैसी थी? अजलान का आदमी ने नजर उठा के उसे देखा भी ना था। बस सपाट अंदाज में उसने हर उस सफ़े पर दस्तखत कर दिए जहाँ जहाँ मौलवी ने इशारा किया। दस्तखत मुकम्मल होते ही वो पेन फेंकते ही उठकर खड़ा हुआ। मैं आप सब लोगों की ख्वाहिश पूरी कर दी है। अब मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं, कोई मुझसे सवाल नहीं करेगा। उसकी बात पर सबने ठिठक उसकी तरफ देखा। मैं यूके जा रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वापस आ जाऊँ तो इस बोझ को मेरे पीछे रवाना मत कीजिएगा। अपने इस तोहफे को अपने पास संभाल कर रखें, क्योंकि मुझे इस गंवार और पेंडू लड़की नहीं चाहिए जिसे मैं अपनी बीवी के तौर पर मुतारुफ तक ना करवा सकूं। जहर उगलते हुए कहते उसने बस एक नजर उस लड़की की तरफ देखा, जिसका झुका हुआ सर मजीद झुक गया। जमान साहब ने बेख्तियार माथे पर पसीना पहुंचा। रिश्तेदार दबी दबी आवाज में सरगोशियां करने लगे थे। सुबैदा बेगम ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो रुका नहीं। नीचे एक कोहराम समझ गया था। पता नहीं कौन चिल्ला रहा था और किस पर। अदनान का आदमी रुका नहीं। अपना सूटकेस उठाते वो उसी रात का आदमी पहले से निकल गया। 3 साल उसने यूके में इस तरह से गुजारे कि घर से हर काल को नजरअंदाज कर देता। जुबैदा बेगम के आंसू, जमान साहब की बिगड़ती सेहत, किस चीज ने उसे वापस आने पर मजबूर नहीं किया। भाई अभी तो अपनी मर्जी से और अपनी शर्त पर कि वो उस लड़की को तलाक देगा जिसकी शक्ल तक उसने नहीं देखी थी। हवेली की लोकेशन पर पहुंचना आसान था। उस हवेली में उसकी फूफो अरसा पहले ब्याह कर आई थी। गाड़ी से उतरकर उसने हवेली के बुलंदबाला दरवाजे को देखा। उसमें से कोई शख्स मुझे पहचानता भी होगा या नहीं? उसने बेबसी से बालों में हाथ चलाया। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी और उस वक्त हवेली के अंदर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। इससे पहले कि वो दस्तक देता, खनक की आवाज के साथ दरवाजा खुला। अंदर आ जाओ साहब जी, चौकीदार ने उसे देखते ही पुकारा। वो हैरान होता हुआ अंदर चला आया। उसके आने की इत्तला हवेली में पहुंचा दी गई थी। अब अंदर चले जाएं, चौकीदार ने मेकानिकी अंदाज में उसे अंदर आने को कहा। वो गाड़ी की चाबी उसे देकर खुद अंदर चला गया। पूरी हवेली सन्नाटे में डूबी हुई थी।
कोई भी रूह नहीं जाग रही थी। उसे तसब्बुब हुआ, अगर कोई जाग ही नहीं रहा तो मुझे कमरा कौन दिखाएगा। और डैड ने कहा था, अब रूह यहीं इसी हवेली में है। उसने बेख्तियार चारों तरफ नजरें घुमाई, उसके कदमों की आहट थी। एक तरफ से एक मुलाजमा नमूदार होती दिखाई दी। आपका कमरा इस तरफ है। मुलाजमा की आवाज भी कोई तासुर नहीं था, मगर अजलान को हैरत हुई। उन सब लोगों को तो मुझसे नफरत करनी चाहिए थी, लेकिन मेरी डैड के कहने पर भी इतनी इज्जत दे रहे थे। मुझे मुलाजमा ने कमरे में पहुंचा दिया और खुद चली गई। साफ सुथरा सा कमरा था, फर्नीचर भी कीमती था। वो नहा धोकर फ्रेश हुआ तो नींद अभी कोसों दूर थी। पता नहीं वो किस कमरे में होगी। मुझे इससे मिलना है। और वो शदीद बेकरार था। मुलाजमा खाना ले आई थी और अब दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। अंदर आ जाओ। वो उठ बैठा था। हल्की सी आहट के साथ दरवाजा खुला और चूड़ियों की झनकार अंदर आई। अजलान ने हैरत से उछाल उठाया और अपनी जगह पर जमकर रह गया। आने वाली वही थी, उसके सुकून की कातिल। इतनी गर्मी में भी उसने गुलाबी रंग का कामदार भारी भरकम जोड़ा पहन रखा था। दुपट्टे से माथे तक घूंघट निकाला हुआ था। हाथों में भर भर चूड़ियां पहनी हुई थी। उसने हाथ में खाने की ट्रे पकड़ी थी। हाय अल्लाह, पकड़ भी गए खाने की ट्रे। और अब तो मेरे हाथ भी दर्द करने लगे हैं, वो बोली। तो उसके लहजे से देहातीपन झलका। उसका दिल डूबने लगा था। तुम अब रो ना। उसने तनिष्ठा जुमला अधूरा छोड़ा था। अबरू ने यकलक से अपना घूंघट पीछे किया। उसका दमकता हुआ चेहरा वाज़ेह हो गया। अजलान की निगाहें बेयकीनी से फैली। वो दुपट्टा लबों में दबाकर हंस रही थी। जी मैं हूँ आपकी वो। उसका अंदाज बिल्कुल भी ऐसा न था जो दिल में उतर सकता। अदलान की निगाहों में वो स्याह साड़ी वाली लड़की घूम गई। शक्ल और सूरत एक सी, मगर अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ। वो जैसे खड़ा था वैसे ही बैठ गया। आपको कुछ हुआ है जी? क्या मैं आपका सर दबा दूं? आबरू ने यकदम घबराकर उसका हाथ थाम लिया था। अजलान को बेहद बुरा लगा था। उसने एक झटके से अपना हाथ वापस खींचा। तुम्हें शर्म नहीं आती? आधी रात को इस तरह मेरे कमरे में मौजूद हो? किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? चली जाओ यहाँ से। उसका लहजा न चाहते हुए भी सख्त हो गया था। उसका दिल बुरी तरह से टूटा था। अबरू ने हैरत से पलकें चिपकाई। बुरा क्यों लगेगा जी? आप तो मेरे वो है ना। हमारा तो निकाह हुआ था जी। अब तो अम्मी जी कह रही हैं कि आपको अकल भी आ गई है। खालिस देहाती लहजे में उसकी मालूमात में इजाफा कर रही थी। अजलान शाह ने लब भेजकर खुद को कुछ कहने से रोका। अकल उन्हें गई थी, अकल चली गई थी जो मैं यहाँ चला आया। एक चेहरे के कई लोग हो सकते हैं दुनिया में, लेकिन एक ही नाम। उसने बेबसी से पेशानी रगड़ी। वो लड़की जो उसके दिल में उतर गई थी, उसका नाम भी तो अबरू था। दिलावर, ऐसा कैसे मुमकिन था? वो एक झटके से फिर से उठा। तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है क्या, जो शहर में रहती हो, बिल्कुल तुम्हारे जैसे शक्ल सूरत वाली? एक ख्याल उसके जहन में आया था। अबरू ने मासूमियत से पलकें चिपकाई। नहीं जी, मैं एक ही हूँ। मेरे पैदा होने के बाद अब्बा का तो इंतकाल हो गया था, फिर और बच्चे अम्मा के कहाँ से होते। वो फिर से दुपट्टा दांतों में दबाकर हंसने लगी। अजलान की बर्दाश्त जवाब दे गई थी। उस जैसे में चोर शख्स को ऐसा मजाक कहाँ से पसंद आता। उल्टा उसे सामने खड़ी अबरू से ही वहशत होने लगी थी। तुम प्लीज चली जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ चाहिए होगा तो मुलाजमा को बुला लूंगा। खुद पर जब्त करते उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। अबरू ने हाथ की उंगली को जरा सा दांतों में दबाया। जी भर के उसे देखा और फिर हंसती हुई कमरे से बाहर चली गई। अजलान चकराते सर को संभालते वापस बेड पर बैठ गया। उससे बड़ी गलती हो चुकी थी। ये लड़की वो नहीं, वो तो कोई और थी। न जाने दिलावर जावेद के साथ किस रिश्ते में मुंसलिक थी। उसे दिलावर जावेद का अबरू के सिर्द अपना बाजू फैलाना याद आया तो उसका खून तक खोल उठा था। मुझे सुबह होते ही यहाँ से निकलना है। इस रिश्ते को तो खत्म हो ही जाना चाहिए। मैं ऐसी गंवार लड़की के साथ नहीं रह सकता। करवट बदलकर वो सोने की कोशिश करने लगा था। अभी उसे सोए हुए घंटा दो ही गुजरे थे जब किसी ने झिझोड़कर उसका कंधा हिलाया। अजलान भाई, उठ जाएं, सुबह हो गई है। किसी ने बड़ी अपनायत से पुकारा था। ये किसी लड़के की आवाज़ थी। वो बमुश्किल आंखें मसलता उठ खड़ा हुआ। खिड़की के पर्दे किसी ने समेटकर एक तरफ कर दिए थे और पूरी खिड़की खोल दी थी। न सिर्फ खिड़की बल्कि दरवाजा भी खुला था और बाहर से आती चहल पहल की आवाजें और रोशनी अंदर तक आ रही थी। सुबह हो चुकी है, लेकिन इतनी सुबह तो वो उठने का आदी ही नहीं था। अजलान का आदमी ने मोबाइल पर वक्त देखा। सुबह के 6:30 बज रहे थे। ये गांव है अजलान भाई,
यहाँ पर इतनी जल्दी सुबह हो जाती है। आपको तहमीना चाची ने बुलाया है। कोई बड़ा ही मिलनसार किस्म का लड़का था। दांत निकालते हुए उसने अजलान तक इत्तला पहुंचाई। वो कलमंदी से उठ बैठा। तहमीना इसकी वही फूफो थी जिसकी बेटी की तलाश में वो यहाँ आया था। अबरू का ख्याल जहन में आते ही उसका हलक तक कड़वा हो गया। वॉशरूम में जाकर नहाने और बाहर निकलते ही उसने पक्का इरादा कर लिया था कि अब वो यहाँ एक मिनट नहीं रुकेगा। बस फूफो को सलाम करेगा, रिश्ते से माजरत करेगा और वापस शहर चला जाएगा। वो तबरेज नामी उस लड़के के साथ बाहर निकला तो ठिठक रह गया। सामने उसे अबरू आती हुई दिखाई दी थी। रात के भड़कीले लिबास के बजाय फिलहाल उसने सादा सलवार कमीज पहन रखा था। दुपट्टा दाएं कंधे से गुजार कर कमर पर गिरा लगा हुआ था। चेहरे पर जमाने भर की उलझन थी। उसके हाथ में कोई बाल्टी सी थी। डेरे से शिकायत आई है कि आप मक्खन सही नहीं निकालती, जरा आज मेहनत ज्यादा करना। लड़के ने उसे आवाज लगाई। जवाबन उसने झुंझलाकर अपना सर झटका था। अजलान का दिल मजीद बुरा हुआ। ये लड़की अपने हाथों से दूध से मक्खन भी निकालती है। वो खामोश से कदम आगे बढ़ा गया। तबरेज नामी लड़का उसे कमरे में बिठाकर चला गया जहाँ एक बूढ़ा सा आदमी खफगी निगाहों से अजलान को घूरने लगा था। तो तुम हो तहमीना के भांजे जिसके साथ बड़े कुरूफर के साथ निकाह किया गया था। उसने फिर मुंह की खाई। उसने इतने बड़े बड़े ससुराल के होते हुए भी ना जाने उस औरत को अपना मेका ही क्यों हमेशा याद आता है। वो गुलाम अब्बास है, तहमीना फूफो की ससुर। अजलान का आदमी ने सब्र का कड़वा घूंट दिया। वो यहाँ किसी किस्म की खानदानी सियासत में इन्वॉल्व होने नहीं आया था। तहमीना फूफो कमरे में दाखिल हुई तो वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। फूफो ने उसे साथ लिपटाकर खूब प्यार किया। वो इतनी सुबह सुबह भी किचन से बाहर निकली थी। मैं बस सबके लिए नाश्ता बना रही थी, तुम्हारे लिए भी बना दिया है, अभी भिजवाती हूँ। वो मोहब्बत से कहती अभी बैठ नहीं लगी थी कि उनके ससुर को याद आ गया। उन्होंने दवाई नहीं खाई। वो बैठते बैठते उठकर चली गई। अजलन सख्त मजा हुआ। अब फूफो आकर बैठी तो मैं उनसे माजरत करूं और यहाँ से जाऊं। उसने बेचैनी से कुर्सी पर पहलू बदला तो खुले दरवाजे से बाहर का मंजर वाज़ेह हो गया। अबरू अब एक बर्तन उठाए सहन के दूसरी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही थी। यहाँ से हवेली का खुला दालान वाज़ेह था। अगरचे हवेली बेहद खूबसूरत थी मगर मवेशी उसी हवेली के कोने में ही बांध रखे थे। शायद ये घर के इस्तेमाल के मवेशी थे। उसने अबरू को उन मवेशियों की सिम जाता देखा और थोड़ी देर बाद जो मंजर उसे नजर आया उसे पुरजोर अबकाई आई। अबरू ने गोबर भर भर कर बर्तन में रखना शुरू कर दिया था। ओ गॉड, कहाँ ये लड़की और कहाँ मैं उस सियाह साड़ी वाली हसीन लड़की को इसके साथ कंपेयर कर बैठा। मुझे जानना चाहिए। वो एक झटके से उठा। तहमीना फूफो इसी लम्हे कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। उनकी मोहब्बत के आगे अजलान को बेबस होना पड़ा। गांव के सादा और देसी नाश्ते ने लुत्फ तो दिया मगर वह दानिस्ता खुले दरवाजे से देखने से कतराता रहा। अबरू को इस हाल में देखकर उसका अपनी किस्मत पर मातम करने का दिल चाह रहा था। कमरे में कोई दाखिल हुआ। वो एक दरमियानी उम्र का मर्द था। आते ही उसने एक शर्ट तहमीना फूफो की जानिब उछाली। कितनी बार कहा है मेरे कपड़े अलग धोया करो, फिर किसी दूसरे कपड़े का रंग लगा दिया है। तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अकल आएगी भी या नहीं। सालों से तुम लोगों को पाल पाल कर सिर्फ अपने बोझ में इजाफा किया है। आने वाले शख्स के अंदाज पर अजलान ने बमुश्किल खुद पर जब्त किया। तहमीना फूफो शर्मिंदगी से उठ गई। रमजान भाई, मैं भी धोखा ले आती हूँ। उन्होंने शर्ट उठा ली। जितनी देर अजलान वहाँ बैठा रहा उसे अंदाजा हो गया था कि तहमीना फूफो के साथ वहाँ जानवरों से बदतर सलूक था। उसे अफसोस होने लगा। शायद ये सब इस वजह से था कि तहमीना फूफो के शोर का अरसा इंतकाल हो चुका था और उनकी बस एक ही औलाद थी, अबरू। वो चौंका और तब उसने गौर किया सिवाय तहमीना फूफो और अबरू के उसे हवेली में और कोई काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा था। मुलाजमीन मौजूद थे मगर घर के तमाम अफराद तो सो रहे थे या फिर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रहे थे। उसने चाय का कप वापस टेबल पर रखा और उठ खड़ा हुआ। बस इतना ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा मैं सोशल वर्क नहीं कर सकता। हमदर्दी अलग बात है। मैं इस लड़की के साथ अपना निकाह जैसा रिश्ता कैसे कायम रख सकता हूँ। वह तहमीना फूफो के ससुर को सलाम करके कमरे से बाहर निकल आया। अबरू गोबर के
अपने थाप को दीवारों पर लगा चुकी थी। उसे देखते ही अबरू ने माथे तक हाथ ले जाकर उसे सलाम किया और उन्हीं लिथड़े हुए हाथों से अपना दुपट्टा लबों में दबाकर हिलाकर हंसी भागती अंदर चली गई। अजलान ने जब्त करते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वो वहां से चला जाना ही चाहता था, मगर पुप्पो ने इतनी मोहब्बत से उसे रोका कि वो इनकार ही ना कर सका। तबरेज, उमर और शाबान नामी अबरू के सारे कजन अजलान से बड़े मुतासिर दिखाई दे रहे थे। वो यूके से पढ़कर आया था और अब अपना कारोबार शुरू करने का इरादा रखता था। मैं बस आज रात तक ही रुकूंगा, कल सुबह मैं वापस चला जाऊंगा। पुप्पो उसने याद दहानी करवाई। पुप्पो मान गई। वो खुद भी ये चाहता था कि कम से कम उसे इतना वक्त मिल जाए कि वो तरीके से इस रिश्ते से माजरत कर सके, मगर उसे नहीं पता था कि यहाँ रुककर उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर डाली है। वो हवेली में रुक तो गया, लेकिन उसने अपने तौर पर छानबीन करना शुरू कर दी। शाम तक वो मुकम्मल तौर पर मायूस हो गया था। अबरू वो लड़की नहीं थी जिसे उसने फंक्शन में देखा था। अबरू तो हवेली के कामों में दिन रात मसरूफ रहने वाली लड़की थी, जिसने रो धो कर इंटर तक तालीम हासिल की थी, ग्रेजुएशन में दाखिला लिया था, लेकिन फिर अधूरा छोड़ दिया। अब वो अजलान काजमी के निकाह में बैठी अपनी रुखसती के मुंतज़िर थी। वो खोल कर रह गया, जल्दी मैं तुम्हारा ये इंतज़ार ख़त्म कर दूँ। मोहतरमा आबरू, बैग तो वो लाया नहीं था, पैकिंग क्या करनी थी। बस यूं ही अपने कमरे में लेट कर वक्त गुजरने का इंतज़ार करता रहा। दोपहर शाम में ढल रही थी कि उसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर तबरेज़ अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर बड़ा खुश व खुरूज फैला हुआ था। अजलान भाई, आप पहली दफ़ा गाँव आए हैं और आप अबरू के कज़न भी हैं। आए हम आपको अपना गाँव घुमाते हैं। इसने बड़ी चाहत से कहा कि अजलान इनकार न कर सका। बेजार होने के बावजूद वो उठ खड़ा हुआ। तबरेज़, उमर, शाबान नामी अपने कज़नों को भी साथ ले आया। वो तीनों 20 और 22 साल के दरमियानी उम्र के थे। अजलान खामोशी से उनके साथ घूमता रहा। वो कभी उसे खेत दिखाते तो कभी ट्यूबवेल। जब शाम का अंधेरा फैलने लगा तो तबरेज़ ने अजलान के कंधे पर हाथ रखा। अजलान भाई, अगर आप डरते नहीं तो हम आपको भूतों वाला एक घर दिखाना चाहते हैं। यहाँ गाँव ही में एक छोटा सा जंगल है। साथ ही में वो कहकहा मारकर हंसा। वैसे शहरी बाबू डरते बड़ा है। अजलान को बेइज्जती महसूस हुई। मुझे किसी भूतों वाले बंगले से डर नहीं लगता, दिखाओ जो कुछ दिखाना है, फिर मुझे वापस भी जाना है। वो जी भर कर उकता चुका था। तबरेज के लिए इतना इशारा काफी था। वो उसे लिए मुख्तलिफ जगहों से गुजरते हुए जंगल तक ले आए। घने दरख्तों में घिरा हुआ जंगल छोटा सा था। जब तक वो वहां पहुंचे, शाम का नीलकंठपन खत्म होने लगा था। दरख्तों के बीच में एक पुराना मकान बना हुआ था, जिसे किसी भी वक्त में स्टोरेज हाउस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता हो। उमर ने दरवाज़ा खोला तो सबसे पहले अजलान ही अंदर दाखिल हुआ। अंदर धूल मिट्टी थी, घर का फर्श लकड़ी का था। वो चंद कदम चलकर दरमियान में आ खड़ा हुआ। इसमें ऐसा क्या खास बात है जो तुम लोग मुझे डरा रहे थे? उसका जुमला अभी अधूरा ही था। तड़ाक की आवाज़ के साथ फर्श पर बिछी हुई लकड़ियां टूटी और वो धड़म से नीचे कई फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा। उसके गिरते ही शबान, उमर और तबरेज के लबों से एक छटपट कहका गूंजा। देखा क्या हशर किया, हमने तेरे साथ शहरी बाबू बड़ा डाका डाल रहा था हमारे बड़े लाला पर, जो उसकी चीज की तरफ आंख उठाकर देखे। हम उसे बख्शते नहीं हैं। तबरेज ने गड्ढे में झांककर कहा, जहाँ अजलान टूटी हुई लकड़ी और मिट्टी के ढेर पर उठने की कोशिश कर रहा था। वो जमशेद ट्रेंड शुदा जिसामत का मालिक था, इसलिए उसे गहरी चोट नहीं आई थी, वरना ये गड्ढा इस कदर गहरा था कि उसकी एक आध हड्डी टूट सकती थी। लब खींचकर उसने सर उठाकर देखा। तीनों लड़कों के चेहरों पर शैतानी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। ये क्या तमाशा है और किस लाला की बात कर रहे हो? झूठे तुम सब के सब मकार हो, वो दांत पीसकर बोला था। लड़कों का कहका एक दफा फिर गूंजा था। वो पीछे हटने लगे थे। अब पड़े रहो इस गड्ढे में, शहरी बाबू सब यही समझेंगे कि तुम वापस शहर चले गए। यहाँ कोई तुम्हारी मदद नहीं करने के लिए आएगा। अजलान के पहली दफा रोंगटे खड़े हुए। बेख्तियार ही उसने जायजा लिया। गड्ढा बेहद गहरा था। वहां उसके साथ टूटकर नीचे पड़ी हुई चंद लकड़ियां थी, मगर वो उसके किसी काम की नहीं थी।
उसने चंद एक बार गढ़ की दीवारों से चढ़कर ऊपर आने की कोशिश की, मगर वो भुरभुरी मिट्टी की थी। जहाँ वो हाथ लाता, मिट्टी झड़कर नीचे जा गिरती। लड़के दरवाजे को ताला लगाकर जा चुके थे। उनकी आवाजें कुछ देर आती रही और फिर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हैबतनाक तारीकी चारों तरफ फैली तो अजलान को कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। अब उसे सचमुच पहली दफा फिक्र हुई थी और अपने आप पर गुस्सा भी आया। सालों से जिम में ट्रेनिंग ले रहा हूँ, क्या फायदा ऐसे मसज का? मैं खुद की जान भी नहीं बचा पा रहा। आखिर मैं यहाँ आया क्यों? उसने बेजारी से गड्ढे की दीवार पर ठोकर रसीद की। ना वो बुज़दिल था और ना ही कम हिम्मत। उसने कोशिश जारी रखी, मगर हर बार वो वापस गड्ढे में जा गिरता। यहाँ तक कि उसकी हालत शदीद खस्ता हो गई। वो सलसल गिरने के बायस उसकी पसलियाँ और टांगों में शदीद दर्द होने लगा था। न जाने कितने घंटे गुजर चुके थे। अब उसे शदीद प्यास भी महसूस हो रही थी। अजलान को पहली दफा बेबसी महसूस हुई। सियाह साड़ी वाली उस लड़की का अक्स अजलान शाह की निगाहों में घूमा तो उसने सख्ती से अपना सर झटका। वो निढाल हो चुका था। गड्ढे के फर्श पर लेटे वो बस अंधेरे में घूर घूर कर देख रहा था। अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश कर रहा था जब मुझे अजीब सी आवाज सुनाई दी। बेख्तियार उठ बैठा। यूं लगा जैसे किसी ने दरवाजे के ताले पर कोई जोरदार चीज रसीद की हो। उसने यकदम जोर से पुकारा, कोई है? मैं यहाँ अंदर गड्ढे में कैद हूँ, प्लीज अंदर आओ। उसने पूरी कुव्वत से आवाज लगाई थी। जवाबन कोई न बोला। हाँ, अलबत्ता ताले पर जरब लगने की आवाज में इजाफा होता गया। दूसरी बार फिर आवाज आई। अजलान टूटते जिस्म के बावजूद उठ खड़ा हुआ था। उसे टॉर्च की रोशनी में फैलती हुई दिखाई दी। फिर किसी ने गड्ढे में झांका। टॉर्च की मध्यम सी रोशनी में जो कुछ अजलान को नजर आया, उसकी सांसें तक थम गई। वो अबरू थी। टॉर्च उसके हाथ में थी। चंद लम्हे तक अजलान को देखने के बाद वो खामोशी से पलट गई। वो एक लफ्ज भी ना कह सका। वो अपना दुपट्टा उतार रही थी। दुपट्टे को दरमियान से फाड़ कर उसने आपस में गिरा लगाई। वो एक लंबी सी रस्सी बन गई थी। उस रस्सी को उसने अजलान की सिमत उछाला और साकित खड़ा था। जिस लड़की से उसे नफरत थी, आज वही उसकी मदद करने के लिए आई थी। लेकिन क्यों? लब भेजकर खुद पर काबू पाते उसने रस्सी को थाम लिया। अबरू ने रस्सी का दूसरा सिरा खींच काट कर दरवाजे के साथ बांध दिया। अजलान काज़मी को बस मामूली सा सहारा चाहिए था। वो उसे मिल गया। वो चंद लम्हों के बाद घड़े से बाहर निकल आया था। वो उससे बिल्कुल सामने खड़ी थी, दुपट्टे से बेनियाज, अपनी बड़ी बड़ी सुनहरी आंखों से अजलान की तरफ देखती। वो बिल्कुल खामोश थी। थैंक यू, और तुम्हारे वो खबीस गजनों ने मुझे धोखे से यहाँ पैक किया, वरना मैं। उसका जुमला अधूरा रह गया था। वो एक झटके से पलटी। थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। हम मेहमानों की कदर करते हैं, और जितने वो लोग चालाक हैं, मुझे पता था आपके साथ कुछ किया होगा। वो अपने दुपट्टे की गरां खोल रही थी। अजलान साकित रह गया। ये लहजा, ये आवाज वो नहीं थी जो उसने हवेली में आने के बाद सुनी थी, बल्कि ये अंदाज तो उसी लड़की का था, उसी सियाह साड़ी वाली लड़की का। उसने बेख्तियार अबरू की कलाई से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। दोबारा बोलो वही बात जो तुमने अभी की, या कोई और बात, कुछ तो बोलो। वो पागल हो पड़ने के करीब था। अबरू चंद लम्हे उसकी सिमत देखती रही, फिर एकदम घबराकर उससे दूर हट गई। अपना हाथ उसने खींचकर छुड़ा लिया। मुझे परेशान मत करें। मदद का ये सिला दे रहे हैं आप कि रात की तारीकी में मुझे हिरासत कर रहे हैं। जंगल में खतरनाक जानवर भी हैं। अगर आपको हवेली जाना है तो आ जाएं। शाइस्ता नरम मगर तो टोक लहजे में कहती वो अपना दरमियान से फटा हुआ दुपट्टा अपने गिर्द लपेटती बाहर निकल गई थी। अजलान शाह साकित उसे उसे बाहर जाता देखता रहा। ये महज उसका इल्यूजन था या कुछ और? वो कौन थी? बेख्तियारी वो उसके पीछे ही बाहर भागा, मगर वो बाहर तारीकी में गुम हो चुकी थी। इस तेजी के साथ वो आई थी, उसी तेजी से जा चुकी थी। वो अंदाजे से ही दरख्तों से टकराता वापस हवेली पहुंचा, मगर वहां पहुंचने तक वो फैसला कर चुका था। अपने रिश्ते हुए वजूद और उठती टीस को दबाए वो सीधा तबरेज के कमरे में पहुंचा। वो सुकून से सोने की तैयारी कर रहा था। उससे जिंदा सलामत वापस आते देखकर हक्का बक्का रह गया। अजलान ने बस नहीं की, उसे गिरबान से पकड़कर घसीटता हुआ बाहर ले आया। मैं शहरी जरूर हूँ, मगर तुझ जैसा बुज़दिल नहीं कि धोखे से पीठ पर वार करूँ, इसलिए सबके सामने मारूंगा। उसने पुरजोर अंदाज में मुक्का तबरेज के जिबड़े से जमा लिया। उसके लबों से करार निकली,
उसके चीखने चिल्लाने और मिन्नत समाजियत की आवाजें सुनकर हर कमरे का दरवाजा खुलता गया। शाबान और उमर भी बाहर निकल आए। अजलान ने किसी भी पर रहम नहीं किया, ना किसी की आवाज पर उसने कान धरे, और उसने तबरेज, शाबान और उमर को बिला दरेक सब के सामने पीट डाला था। हवेली वालों के चिल्लाने में इजाफा होता चला गया। अपने भांजे को निकालो यहाँ से, किस कदर कमजोर इंसान है ये, हमारे ही बच्चों को पीट रहा है। ये गुलाम आवाज की गरजदार आवाज गूंजी तो अजलान ने उमर का कॉलर छोड़कर उसे जमीन पर फेंक दिया। वो तीनों मार खाकर अब लहूलुहान हुए जमीन पर पड़े थे। तहमीना फूफो की आंखों में आंसू थे। अजलान ने एक तल्ख निगाह उन सब पर डाली। मैं यहाँ रुकने के लिए आया भी नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ। उसने बालों में हाथ फेरकर खुद पर जब्त किया और तभी उसकी निगाह अबरू पर पड़ी। वो कुछ पीछे दोनों हाथ सीने पर बांधे खामोश खड़ी थी। लंबे डार्क ब्राउन बाल जिनमें कर्ल्स पड़ते थे कमर पर बिखरे हुए थे। सुनहरी आंखें हर जज्बे से खाली थी। अजलान चंद लम्हे उसे देखता रहा और फिर पलटकर हवेली से निकलता चला गया। जो कुछ उसने वहां कर दिया था, अभी तो तय था कि हवेली से उसका कोई रिश्ता रहने वाला नहीं था। आधी रात के वक्त वो घर पहुंचा। अपना फोन उसने स्विच ऑफ कर दिया। वो जानता था अब कयामत आने वाली है। सुबह 10 बजे के करीब उसकी आंख खुली। सबसे पहला काम उसने शावर लेकर अपने कपड़े तब्दील करने का किया था और गाड़ी की चाबी उठाकर नीचे चला गया। जमान साहब नीचे लाउंज में फोन कान से लगाए बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था। अजलान वहां रुका नहीं। उसे पता था कॉल कहाँ से और जमान साहब को किस किस की इतला दी जा रही है। उसे तो बस एक जरूरी काम निपटाना था। सो उसने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी का रुख दिलावर जावेद के घर की तरफ मोड़ दिया। इस शहर का जाना पहचाना बिजनेस टाइकून था। तो वो कहाँ रहता था? अजलान का आदमी से ये बात छुपी नहीं रह सकती थी, क्योंकि खुद अजलान का ताल्लुक जिस फैमिली से था जो शहर के चंद रईस तरीन अफराद में शुमार होते थे। गाड़ी दिलावर के घर के सामने रोकते ही उसने इंतजार नहीं किया। बगैर गार्ड के इतला दिए वो सीधा अंदर दाखिल होता चला गया। कहाँ है तुम्हारा साहब? लॉन्ज में एक मुलाजिम नजर आया जो चाय की प्याली लेकर ऊपर की सिंच जा रहा था। सियाह रंग के पैंट और सफेद टी शर्ट में मलबूस अजलान का आदमी को यूं खतरनाक तेवरों के साथ अपने में कमरे में आते देखकर मुलाजिम के तो हवास उड़ गए। बेख्तियार उसने सीढ़ियों से ऊपर देखा और अजलान को जवाब मिल गया। वो 2 सीढ़ियां एक साथ अबूर करता सीधा दिलावर जावेद के कमरे में जा पहुंचा था। वो लैपटॉप सामने खोले खड़ा हुआ कोई काम कर रहा था। आहट पर उसने दरवाजे की सिमत देखा। अपने घर में अजलान को देखकर ना वो चौंका ना परेशान हुआ, बल्कि उसके लबों पर बड़ी भरपूर मुस्कुराहट बिखर गई थी। बड़े ढीठ हो तुम, कैसे निकल आए वहां से? सचमुच बताना, मैं तो तुम्हें मारने का पूरा बंदोबस्त कर दिया था। अजलान ने बेयकीनी से उसे देखा और जैसे उसे सारे जवाब मिल गए। तो तुम हो बड़े लाला जिसकी वजह से वो लड़के मुझे कत्ल करना चाहते थे, लेकिन आखिर क्यों? वो कदम कदम चलता दिलावर जावेद के सामने खड़ा हुआ। दिलावर ने लैपटॉप बंद किया और इंतहाई सुकून से उसकी तरफ मुड़ा। अब तक तो तुम्हें जवाब मिल जाना चाहिए था। ये है वो वजह। उसने दीवार की सिमत इशारा किया। अजलान को बेसाख्ता झटका लगा। दीवार की कई तस्वीरें लगी हुई थी। हर तस्वीर में अबरू मुस्कुरा रही थी। वो सब अनजाने में खींची हुई तस्वीर थी। कोई कॉलेज के लिबास में थी, कोई घरेलू हुलिये में। हर तस्वीर में या तो वो कोई काम करती हुई दिखाई दे रही थी या किताब खोले कुछ पढ़ती हुई। अजलान का सारा खून सिमटकर सर में जमा होता हुआ महसूस हुआ। हाँ, ये तुम्हारी बीवी है। ठीक पहचाना उस रोज तुमने। मुझे पता था तुम अपने दोस्त की शादी में शिरकत करोगे, इसलिए मैं जानबूझकर उसे वहां लाया था। मैं चाहता था तुम्हारे सामने मैं उसे अपने साथ रखूं। मैं बस अबरू का रिएक्शन देखना चाहता था और मैं कामयाब रहा। वो तुमसे शदीद नफरत करती है और चूंकि तुमसे सख्त नाराज थी तुम्हारे इनकार की वजह से, सो उसने हामी नहीं भरी। और मैं तो चाहता यही था कि वो तुमसे दूर हो जाए। जानते हो मैं कौन हूँ? अबरू का चच्चा जात अरशद राज हुए हवेली से निकाल आया और शहर में अपना बिजनेस खड़ा किया। हैरत में तुम जैसे ज़हीन आदमी को मेरे बारे में इल्म क्यों नहीं था? वो दोनों हाथ जेबों में डाले इत्मीनान से उसके सामने खड़ा हुआ था। अजलान ने लब भेजकर उसे देखा। क्यों किया तुमने ये सब कुछ? क्यों मारना चाहते थे मुझे? दिलावर जावेद ने कहका लगाया। बस खामखा जल्दबाजी कर रहा था, वरना जो तुम्हारे साथ
तुम वहाँ लगा आई हो, अब तुम्हें मानने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें खुद ही अबरू को तलाक देनी पड़ेगी, क्योंकि तुम दोनों की रुखसती तो हुई ही नहीं, इसलिए इद्दत का भी कोई झंझट नहीं। तुम्हारे तलाक देते ही मैं अबरू से निकाह कर लूंगा। ऑफ कोर्स, मैं सालों से उसे पसंद करता हूँ। उस जैसी हसीन लड़की तो हमारे पूरे खानदान में नहीं है। पता नहीं तुम्हें क्यों हीरे की कदर करना नहीं आई, लेकिन अब वो हीरा तो सिर्फ मेरा होगा। अजलान की बर्दाश्त खत्म हुई। उसने एकदम दिलावर को कॉलर से पकड़कर घसीटा। दिलावर की मुस्कुराहट सिमटी। ताकत में अजलान उससे कई दर्जे ज्यादा था, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहता, अजलान की जेब में से रखा मोबाइल बजने लगा था। उसने फोन बाहर निकाला। डैड की कॉल थी। तहमीना का फोन आया था। वो तलाक मांग रही है। तुमने वहाँ बहुत तमाशा खड़ा कर दिया था। अब खत्म करो इस सारे झंझट को। जमान साहब की आवाज में कर्ब उतर आया था। अजलान ने सुकून से सामने खड़े दिलावर को देखा। ठीक है, मैं तलाक देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तलाक यहाँ नहीं दूंगा, बल्कि हवेली जाकर दूंगा, सबके सामने। आप तैयार हो जाए, मैं बस आ रहा हूँ। उसने फोन काटा और एक नजर दिलावर पर डाली, जो फतहमंदाना अंदाज में मुस्कुरा रहा था। अजलान जाने के लिए पलटा, मगर उसी लम्हे मुड़कर उसने एक जोरदार घौंसा दिलावर के चेहरे पर रसीद किया था। ये घौंसा उस लम्हे के लिए जब तूने मेरी बीवी को हाथ लगाया था। खुद पर जब्त करते हुए उसने दिलावर को कहा, मगर वो तो सरशारी की कैफियत में खड़ा था। अजलान का आदमी रुका नहीं। उल्टे कदमों सीढ़ियां उतरकर वो वापस चला आया था। जमान साहब डाइवोर्स पेपर बनवा चुके थे, और अब अजलान के आते ही वो सब हवेली के लिए निकल पड़े। तुमने मुझे मेरी बहन के सामने शर्मिंदा कर दिया, अजलान, मगर अब देर मत करना। अब उसकी बच्ची को आजाद कर दो, चाहे वो उसकी शादी जहां मर्जी करे। तुम्हें अबरू जैसी नेक लड़की के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। जमान साहब शदीद रंजीदा थे। अजलान ने कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी से गाड़ी ड्राइव करता रहा। उसका चेहरा हर किस्म के तासुरात से आरी था। कई घंटे की ड्राइव के बाद गाड़ी हवेली के सामने रुकी, तो जमान साहब झुके कंधों के साथ अंदर बढ़ गए। जुबैदा बेगम भी उनके साथ थी। वो चंद लम्हे तक गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा रहा। 3 साल पहले उसे जबरदस्ती एक अनजाने रिश्ते में बांध दिया गया था। आज वो यहाँ इस रिश्ते को अंजाम तक पहुँचाने आया था। सूरज सवानेरे पर पहुँच गया था। गहरी सांस लेके उसने सनग्लासेस उतारे और हवेली में दाखिल हो गया। अंदर तो पूरी अदालत लगी हुई थी। तहमीना फूफो मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ी थी। बाकी तमाम अफराद कुर्सियों पर बैठे हुए थे। गुलाम अब्बास गरज रहे थे। यकीनन उनके आने से पहले ही वो तहमीना फूफो को बेनकद सुना चुके थे। अजलान ने एक तायराना निगाह सब पर डाली। अबरू के तीनों कजन सूजे हुए चेहरों के साथ मौजूद थे। अजलान को देखकर उनके रंग झट पड़ गए। अबरू की चचियां और चचा, यहाँ तक के दिलावर भी वहाँ मौजूद था। गर्ज पूरा खानदान ही था। अबरू भी उसे वहीं दिखाई दी। वो सुकड़ सिमट कर कोने में रखी एक कुर्सी पर बैठी थी। ब्राउन कलर के सादा से शलवार कमीज में दुपट्टा सर पर ओढ़े वो बेख्याली में अपने नाखून को तर कर रही थी। लो आ गया तुम्हारा भाई। अब बोलो कि इस रिश्ते को खत्म करे, इस रिश्ते को जो तुमने अपनी मर्जी से और चाह से जोड़ा था। आखिर धुतकार दिया तुम्हारे भाई ने और उसके बेटे ने। तुम्हें गुलाम अब्बास ने हकारत से तहमीना फूफो को मुखातिब किया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। जमान साहब ने अजलान की तरफ देखा। डाइवोर्स पेपर निकालो और तलाक दो अबरू को। अजलान ने लब भेजकर उन सबको देखा। सबके चेहरे खुशी से खिल उठे थे। मैं यहाँ पर आया जरूर हूँ अपने वालिदैन को लेकर, लेकिन आपसे किसने कहा कि मैं अपनी बीवी को तलाक देने के लिए आया हूँ? बल्कि मैं तो आप सब लोगों के ऊपर केस दागने आया हूँ। मेरी बीवी को हब्स बेजा में रखने, उससे जोर जबरदस्ती घर के कामकाज करवाने और उसकी माँ को बेजा जलील करने के जुर्म में, क्योंकि मैं ये सब कुछ अपनी आंखों से देखकर गया हूँ। और मेरे पास तो ये सबूत भी है कि इस हवेली के 3 लड़कों ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी। वो सोफे पर बरहजमान होते इंतहाई इत्मीनान से बोला। सबके चेहरों का रंग यकदम जल पड़ा। ये क्या बकवास है? तुमने कहा था तुम तलाक देने के लिए यहाँ आ रहे हो। दिलावर खान गरज कर बोला था। अदनान के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो तो मैंने सिर्फ तुम्हें चेक करने के लिए कहा था कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है। मैं अबरू को तलाक नहीं दूंगा, बल्कि मैं आज उसे यहाँ से आप सबके सामने रुखसत करवाकर अपने साथ ले जाऊंगा। ना सिर्फ उसे बल्कि अपनी फूफो को भी। बहुत इंतजार कर लिया,
आपने उन दोनों माँ बेटियों को जानवरों की तरह वो हवेली में काम करती हैं। जानबूझकर आप लोगों ने तहमीना फूफो को कभी भी बाबा जान के पास नहीं जाने दिया। भला मुफ्त के मुलाजिम कौन छोड़ता है। वो तंजिया अंदाज में उन सबको देखकर बोला था। दिलावर का बस नहीं चल रहा था कि उसका मुंह नोच ले। वो सब अपनी अपनी रागनी अलापने लगे। अजलान के चेहरे पर बेजारी फैली। उसने यकलख्त हाथ उठाकर उन सबको रोका था। मैं यहाँ किसी की तकरीर सुनने के लिए नहीं आया। मैं अपनी बीवी को ले जाने के लिए आया हूँ और दुनिया का कोई शख्स मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि अगर रोका तो आप लोग सीधा अंदर जाएंगे, क्योंकि मेरे पास निकाहनामा है। उसने जेब से तय किया हुआ निकाहनामा निकाल कर लहराया। सब के सब दंग रह गए थे, खास तौर पर जमान साहब और जुबैदा बेगम। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा डाइवोर्स पेपर के बजाय निकाहनामा उठाकर साथ लाएगा। न जाने कौन क्या कुछ कह रहा था। तहमीना बेगम यकदम अपनी जगह से उठी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उठो अबरू, देर मत करो, तुम्हारे शोर तुम्हें लेने आया है। जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना है। उन्हें तो जैसे नई जिंदगी का इशारा मिल गया था। अजलान को पहली बार अपनी फूफो से मोहब्बत महसूस हुई, न जाने कितने बरसों से। वो इस जुल्म की चक्की में पीस रही थी। अबरू ने कुछ नहीं कहा, बस एक नज़र उसने अजलान पर डाली और पलटकर अंदर चली गई। वहाँ एक नया ही मजमा लग चुका था। दिलावर गुस्से से चिल्ला रहा था, मगर अजलान को देखकर उसमें इतनी जुर्रत नहीं हो पा रही थी कि वो कोई कदम उठाता। जमान साफ तरीके से उन सब के साथ बातचीत कर रहे थे। अजलान चुपके से एक तरफ से निकलकर अंदर की सिमत बढ़ गया। उसे पता था अबरू का कमरा कौन सा है। ये आवाज उसके कमरे में दाखिल हुआ तो वो सूटकेस में कपड़े रख रही थी। आहट पर मुड़ी, उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे समझ आ गई कि तुमने ये सब क्यों किया। मुझे आईना दिखाने के लिए ना, तुम्हें हवेली के कामकाज करते देखकर मैंने तुम पर पेंडू लड़की का लेबल लगा दिया था। हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उन सब चीजों में कोई बुराई नहीं। वो सब तो तुम मुझे चेक करने के लिए कर रही थी। वो कदम कदम चलता उसके सामने आ खड़ा हो गया। अबरू ने सर झुका लिया। दो आंसू उसकी आंखों से टूटकर बिखर पड़े। तो अब यकीन आ गया कि आप कि मैं पेंडू और गंवार लड़की नहीं हूँ। तभी तो रुखसत करवा कर मुझ पर एहसान कर रहे हो। तल्ख अंदाज में कह उठी थी। अजलान के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैली। उसने बेख्तियार अबरू के दोनों हाथ थामे। मुझे माफ कर दो अबरू, मैंने पहचान लिया है कि ज़ाहिरी तौर पर जो चीज़ें हमें मुतासिर करती हैं उनकी कोई हैसियत नहीं होती। मेरी ज़ात का घमंड टूट गया है। मैं खुद को बड़ा परफेक्ट समझता था, मगर उस रात मेरी जान बचाने के लिए तुम ना आती तो मैं अपनी ज़ात की तमाम तर मजबूती के साथ वहीं मर जाता। तुम्हारी जैसी गांव में रहने वाली एक इंटरपास लड़की ने मुझे बचाया, मुझे बताया कि तुम कितनी अजीम हो, तुम कितनी हसीन हो और तुम्हारा दिल कितना खूबसूरत है। उसने आखिरी से अबरू के हाथ पर बोसा दिया और साकित रह गई। एक झटके से उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। वो इकरार भरी मुस्कुराहट थी। अजलान ने गहरा सांस लिया। वैसे तुम एक्टिंग कमाल की करती हो। वो जो गुलाबी ड्रेस पहनकर तुम रात को मेरे कमरे में आई थी, वो गोबर वाले हाथों से दुपट्टा तुमने मुंह में दबाया था। ओह माय गॉड, अब तो मुझे वो भी हसीन लग रहा है। और जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा था। अबरू ने अपनी मुस्कुराहट लबों में दबाई। वो सब तो मैंने आपको तंग करने के लिए किया था। 3 साल तक आप मुझे छोड़कर चले गए थे, कुछ तो मेरा भी हक था ना। वो अपनी पैकिंग मुकम्मल कर चुकी थी। अजलान ने उसका सूटकेस थाम लिया। छोड़ कर गया था तो अब लेने भी आया हूँ। आप चाहे जिंदगी भर मुझे सजा देती रहना। उसने मजबूती से अबरू का हाथ थामा। वो जी भरकर मुस्कुरा उठी थी। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था और आने वाली जिंदगी वो दोनों एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ने वाले थे।